मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। अजय जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से ये जो परीक्षाओं में धांधली है, हम कोई नई चीज नहीं है। व्यापम, आप चूंकि मध्य प्रदेश से आते हैं, व्यापम को दुनिया ने देखा है, व्यापम में क्या कुछ हुआ, एक चीज। फिर दूसरी चीज ये कि इसका जो जस्टिफिकेशन की बात होती है, जैसे अभी दुर्रानी साहब कह रहे थे, ऐसे प्रस्तुत होती है सरकार जो भी है कि जैसे कोई विपक्ष से बात कर रहे हो, हम वो उसको बच्चा अपना मानते ही नहीं है। और हमने इसमें तो कितना सफर करता है बच्चा, और फिर एक ही सेंटर से कई कई टॉपर। हमने मध्य प्रदेश में देखा, वो पटवारी कांड हुआ था हमारे यहाँ, पटवारी परीक्षा भर्ती जो घोटाला था, अभी उसमें कुछ नहीं हो पाया। वो भी एक ही सेंटर से 9 बच्चे थे, 8 बच्चे थे उसमें। तो इन सब के बीच में क्या आपकी क्या राय है, एज ए एडवोकेट, एज ए आपको एक, आप अभिभावक भी हैं। लगातार हम ये चीजें हो रही हैं, और कहीं कोई इस पे संज्ञान उस तरीके से नहीं होता कि दोबारा ये उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आपकी प्रतिक्रिया अजय जी? संजय भाई, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही तो है, शुरू पहुंच करो। रही, पहुंच रही, पहुंच धन्यवाद। रही। देखिए संजय भाई, एक थोड़ा सा विषय जो है वो इसको थोड़ा सा व्यापक करें हम। सवाल ये कि अगर ये स्टैंड अलोन या अपने आप में एकमात्र विषय होता कि जहां पर बच्चों ने आकर के NEET के एग्जामिनेशन में कोई धांधली या कोई घोटाला या किसी को त्रुटि भी कहें, अगर सरकार के पक्ष में बात करें त्रुटि है, तो ये समझ में आता है कि ये क्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन ये क्षम्य अपराध से अक्षम्य अपराध की श्रेणी में इसलिए आता है संजीव भाई कि लगातार निरंतर सतत जब से NDA सरकार सत्ता में आई है, शिक्षा को जिस तरीके की प्राथमिकता इन्होंने दी है, या रादर ये कहें नहीं दी है, वो जो है वो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है एक ग्रोइंग कंट्री इंडिया के लिए। अगर एक डेवलपिंग नेशन की बात करें, मध्य प्रदेश, जिस प्रकार इंदौर मेरा शहर है वो स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उसके कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले के लिए जाना जाता था। लोग ये कहते थे कि मध्य प्रदेश ऐसा व्यापम घोटाला हुआ, वहां से आते हैं आप, चलिए बड़ी शान की बात है। उसी प्रकार थोड़े दिन पहले की बात करें तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती को लेकर के घोटाला हुआ, 48 लाख एडमिट कार्ड इशू हुए थे, वहां पेपर लीक हुआ, उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश में अभी उरूज पर है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद उसमें CBI की जांच की गई, करीब करीब 67 या 68 कॉलेजेस की मान्यता समाप्त कर दी गई। उसके बाद उस CBI जांच पर भी प्रश्न चिन्ह लगे और एक नई एजेंसी उसकी जांच कर रही है, जैसा कि आप जानते हैं। और थोड़ी सी बात करें तो हम जाकर के मैंने एक के बाद एक जिस तरीके से शैक्षणिक स्तरों, जैसे शिक्षा को लेकर के घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं आसानी से, ये एक नहीं थमने का नाम लेकर जैसा एक सुनामी जैसी आ गई है देश में। अब प्रश्न ये है कि मौलिक अधिकार शिक्षा को जब संवैधानिक रूप से इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया 2002 तक, अगर हम बात करें, नरेंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र भाई एग्री करेंगे मेरे साथ में कि 2002 के पहले ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन आया करता था। 86वां जो संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, 86 अमेंडमेंट, उसके द्वारा आप 2002 में शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट के रूप में आप लाए हैं। तब कंसेप्ट ये था, सरकार स्वाभाविक दूसरी थी, तब कंसेप्ट ये था कि फंडामेंटल राइट के रूप में शिक्षा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमने बना करके लाया कि शिक्षा जो है वो आम आदमी के उत्थान का सबसे पहला कदम है, या यूं कहें सबसे पहली सीढ़ी है। दुर्भाग्य की बात ये रही कि 3 अगर मुख्य चीजों को हम देखें, शिक्षा, चिकित्सा, कानून, ये 3 चीजें इंसान की जिंदगी में किसी भी राष्ट्र से अगर मैं उम्मीद करता हूं तो सबसे ज्यादा जुड़ी हैं। फिलहाल कानून व्यवस्था की हम बात ना करें, वो आपके सामने दूसरा विषय है, मैं और नरेंद्र भाई मिलकर के बहुत रोशनी डाल सकते हैं। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा की जो हालत है हमारे सामने है, किस प्रकार से महामारी का प्रकोप हमारे पास दूसरी कोविड वेव में था, अब महत्वपूर्ण बच गई शिक्षा। तो शिक्षा को लेकर के जिस तरह से उदासीनता या जिसको लेकर के छुपाने की प्रक्रिया सरकार द्वारा लगाई जाती है, आजमाई जाती है, और लगातार वर्ष दर वर्ष, और एक मौन चुप्पी, और शीर्ष स्तर के, न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, मन की बात करना बेहद आसान है, खुद के मन की बात करना और आसान है, लेकिन कभी दूसरे की बात भी सुनना सीखिए साहब। पूरे समय बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर दुर्रानी ने कि हम विपक्ष के लोग नहीं हैं। हम हर वो व्यक्ति जो आपकी कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अगर उठा रहा है, और तब उठा रहा है जब आपकी कार्य प्रणाली निरंतर लगातार प्रश्न चिन्हों के घेरे में आकर के खड़ी हो गई, वहां जवाब न देना, ये दर्शाता है दो ही बातें। या तो आपको उस विषय की पूरी तरह चिंता है ही नहीं, आप चिंतित ही नहीं है कि शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है, और या फिर ये है कि आप अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं, आप में इतना साहस नहीं है कि आकर के आप ये कहें कि ये गलत हो रहा है, इसको हम इसके लिए रेक्टिफिकेटरी मेजर्स देंगे। दोनों ही बातें अपनी नजर, मेरी नजर में गलत है। अब व्यापक तौर पर जैसा मैंने शुरुआत करी थी बात करने की, बात करें तो संजीव भाई आप पाएंगे कि एक तरफ ये NEET के जो घोटाले हैं, ये नरेंद्र भाई ने बहुत विस्तृत तौर पर बताया कि कितने सेंटर रहे, कितने बच्चे अपियर हुए। एक बात ये है,
24 लाख बच्चों का भविष्य आपने कहीं ना कहीं अधर में डाला। मैं उन 15,000 बच्चों की 1500 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके कि सिर्फ मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स मिले, और उसका जस्टिफिकेशन अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने शायद ये दिया या सुप्रीम कोर्ट में ये दिया गया शिक्षा विभाग द्वारा कि साहब वो समय की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये प्रश्न है, पूरे 24 लाख बच्चों की जान आज सांसद में। एक बच्चा जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होता है, जिस तरह एनडबलईटी में मैं गलती नहीं करता हूँ संजीव भाई, तो शायद हिंदुस्तान के 3 मुख्य बड़े एग्जामिनेशंस में है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस। तो आप 24 लाख बच्चे, उन 24 लाख बच्चों के पीछे और 24 लाख परिवार जिनकी संख्या नहीं करते 1 से 1.25 करोड़ होती, और ये वो बच्चे हैं जो कल बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे और जिनके हाथ में आपकी हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य सुविधा, आपकी चिकित्सा आएगी। तो इसके बारे में इतनी बड़ी चुप्पी, और कहकर के इस बात को इस तरीके से टाल देना, ऊपरी स्तर पे सतही तौर पे हर चीज को निपटा देना। भाई समस्या अगर राष्ट्रीय स्तर की हो और एक हो तो मुझे समझ में आता है, यहाँ समस्या क्षेत्रीय स्तर की है, यहाँ समस्या प्रादेशिक स्तर पे है, यहाँ समस्या राष्ट्रीय स्तर पे है। चुप्पी जो है वो बेस्ट चीज है। वो पुरानी मुझे 2 पंक्तियां याद आती है संजय भाई, आज की बात करते करते मुझे याद आई। मुझे लगता है सरकार का जो रुख है वो, एक तो बड़ा खूबसूरत शेर है, वो मैं गलती नहीं करता हूँ तो शायद अकबर इलाहाबादी का है कि बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि हाँ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, और मुल्क के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। तो दुख तो बहुत है देश की बेदर्दी को लेकर के, लेकिन कोई पीड़ा झलकती नहीं है। और इसी पे 2 पंक्तियां साधारण हिंदी में मुझे याद आती हैं, वो ये है कि अब किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, शांत रहिए। हर विषय किसी न किसी रूप में अपने आप ढल जाएगा, बंद हो जाएगा। देश अगर चिल्ला रहा है तो चिल्लाते रहने दीजिए। 5 साल हमें पब्लिक ने दिए हैं, इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ हम अपने नाम की दुदुम्बी बजाते रहेंगे, अपने आप को मीडिया के सामने प्रोजेक्ट करते रहेंगे। हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय विषयों की चिंता, हमारे राष्ट्रीय विषयों की चिंता से ऊपर रख करके हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के संजीव भाई, दुर्भाग्य है इस देश का, और ये तो सौभाग्य है कि आज हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं। मेरा आपसे, आपके माध्यम से जानना, लोगों तक पहुंचाने की बात है कि ये क्यों जरूरी है कि हर विषय में कोर्ट जाकर के और कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी हो। आप कितने विषय हैं, आप मुझे बताइए। राहुल जी की अगर संसद की सदस्यता को लेकर के बात करें, हमको कोर्ट जाना पड़ता है। शिक्षा की बात करें, हमें कोर्ट जाना पड़ता है। कानून की लचर व्यवस्था की बात करें, हमें कोर्ट जाना पड़ता है। हर विषय में आम आदमी आज कोर्ट का मुंह देखता है, और ये तो सौभाग्य है इस देश का कि हमारी जुडिशरी जो है वो अनबायस तरीके से निर्णय लेती है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। आप लेजिस्लेचर हैं, आप विधायिका हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह आखिर कब करेंगे? और आप ही के चुने हुए लोग हैं जो आकर के ये बैठे हैं। तो ये दुर्भाग्य कहूंगा संजीव भाई में एक तरीके से। अजय भाई, आपकी टिप्पणी क्या होगी? जो मैंने सवाल किया कि ये जो है कि कहीं फिर उसी को, बिल्ली को दूध की रक्षा की बात, आपकी टिप्पणी। संजय भाई संक्षेप में बात कहूंगा। पहले तो बिल्ली को दूध की रक्षा करना, तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण तो इससे निचले स्तर का देना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, इससे नहीं दूंगा, अपने आप को रोक करके चलूंगा। देखिए, 2 तरह की बातें होती है। पहला तो ये होता है कि किसी भी बहुत बड़ी परीक्षा की प्रक्रिया अगर हो, राष्ट्रीय स्तर की हो या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तो त्रुटियां जो है तकनीकी रूप से हो सकती हैं, जो कि जैसा कि मैंने कहा कि क्षम्य है, जो माफ करने काबिल है। लेकिन त्रुटियों के अलावा अगर आप काउंटर डिस्टिंक्शन में देखें, बेईमानी और चोरी है, और वो बार बार और लगातार निरंतर हो रही है, एक ही विभाग में है, तो स्वाभाविक है कि वो क्षम्य अपराध की श्रेणी में नहीं आती। उनके लिए लायबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, और लायबिलिटी फिक्स करके उस आदमी का प्रोसिक्यूशन जरूरी है, उसकी सजा तक उसको ले जाना जरूरी है, ताकि रिपीट ना हो। एज इट नॉर्मली सेड इन द क्रिमिनल लॉ that you are not punished only because you stole the sheep, but you are punished because sheep may not be stolen। तो उसका डेटरेंट इफेक्ट दिखना चाहिए लोगों को आने वाले समय में, इसलिए बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। आखिरी सेंटेंस बोलूंगा कि हम बार बार सरकार की तरफ से पेशकश की जाती है कि हम इस परीक्षा को फिर से करा देते हैं। ये 1500 बच्चों का सवाल हो या 48 लाख युवकों का सवाल हो उत्तर प्रदेश वाले, तो प्रशासनिक अमला किस स्तर पे काम करता है, उसके बाद कितने रुपए हम परीक्षाओं पे खर्च करते हैं, और ये रुपया आपका कहाँ से आता है? ये तो मेरा और आप जितने लोग हैं, महानुभाव यहाँ विराजे हैं, वही टैक्स पेयर्स मनी है ना। तो ऐसी परिस्थिति आप निर्मित होने क्यों देते हैं कि हमारा रुपया जो है आपकी फिर से परीक्षा में लगे, प्रशासनिक अमला फिर से परीक्षा में लगे, बाकी बहुत सारी तैयारियां फिर से हों, उन सेंटर्स को जोड़ा जाए, और उन बच्चे टूटे दिल लेकर के अपने सपनों को, जैसा कि आप ही ने मुझे वीडियो दिखाया उस बिटिया का,
तो बड़े दिल में गहरा दर्द कर गया वो वीडियो। उसी बच्ची का भविष्य आप फिर से उसके सामने ला करके रख देते हैं कि जो तुम्हारी मेहनत थी सब बेकार है, फिर से मैदान जंग में आओ बेटा, फिर से लड़ो। संभावित है कि तुम फिर से जीतोगी, लेकिन ज्यादा संभावना ये है कि तुम फिर से नहीं जीतोगी, क्योंकि हम अंदरूनी रूप से पूरी तरह से अक्षम हैं और या बेईमान है कि तुम जैसे ईमानदार और सच्चे बच्चों को जो मेहनत करते हैं इस देश में कोई भविष्य नहीं दिखा सकते। तो ये दो बातें मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं वापस पलट के आया।